हमारे सभी प्रिय साथियों और अभ्यर्थियों का स्वागत है 2027 यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स के पेड बैच में। 2027 का ये लॉन्ग टर्म पेड बैच करीब 2 साल तक भी आगे 1.5-2 साल तक चल सकता है। और जो सबसे पहला काम आपको करना है, जो लोग हमारे 2027 पेड बैच को ज्वाइन करे हुए हैं, ये ओरिएंटेशन क्लास या फिर स्ट्रैटेजी वीडियो क्लास या पहली क्लास जो आपको मिल रही है ये देखना है। जो लोग भी 2027 ग्रुप से आगे भी जुड़ते रहेंगे, सबसे पहली क्लास जो आपको कंप्लीट करनी होती है वो है ये ओरिएंटेशन क्लास, यानी कि आपका स्ट्रैटेजी वीडियो। इसमें पूरा आउटलाइन एक बताया जाता है कैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस पड़ावों से आपको गुजरना है कि आप पीसीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारा ग्रुप कैसे कैसे चलेगा, रूल्स रेगुलेशन से लेकर जो भी आपको चीज़ें दी जाएंगी किस फॉर्म में होंगी, कैसे उसका बेस्ट उपयोग करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और ये पहला वीडियो है, और भी वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन ये पहला वीडियो बहुत ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रुप में आने के बाद मैक्सिमम डाउट्स होते हैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के किस तरीके से शुरुआत करें, किस तरीके से आगे बढ़ें, हमारी तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए। तो दिशा दिखाने वाला ये पहला वीडियो आपके समक्ष हाजिर है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 2027 यूपीपीएससी कंप्लीट फाउंडेशन बैच के स्ट्रैटेजी वीडियो में। कोर्स का मीडियम बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में आप मुख्य परीक्षा में उत्तर लिख सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी का विकल्प होता है, वैसे ही हमारे कोर्स का माध्यम रहने वाला है। आइए बारीकी से अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीपीएससी 2027 की रूपरेखा आप समझिए। उससे पहले हम 2026 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे 2026 प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, आयोग के द्वारा जो डेट डिक्लेयर की गई है वो क्या है, दिसंबर है। दिसंबर 2026 में 2026 का प्रीलिम्स होना है, और जाहिर सी बात है प्रीलिम्स के बाद जो है रिजल्ट आएगा और फिर मुख्य परीक्षा की प्रोसेस होगी, फॉर्म वगैरह भराया जाएगा। तो आप ये समझिए कि 2026 की मुख्य परीक्षा अप्रैल मई तक हो सकती है, बहुत जल्दी कराएंगे, मार्च अप्रैल एंड तक संभव है। और फिर जो है उसका रिजल्ट आएगा, उसकी प्रक्रिया होगी, इंटरव्यू चलेगा। तो आप मान के चलिए कि यूपीपीएससी 2027 का प्रीलिम्स एग्जाम आप सेकेंड क्वार्टर में ही 2027 में दे रहे होंगे, यानी अभी आपके पास काफ़ी समय बाकी है। इस समय का अच्छे से उपयोग करना है, यानी कि सदुपयोग करना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। इस बचे समय का उपयोग कैसे किया जाए, आप पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आपने फीस सबमिट की है, तो अच्छे से अच्छा उपयोग और एक अच्छे से अच्छे प्रयास का सृजन कैसे किया जाए। क्योंकि जब एकदम 2 महीने 3 महीने बचे होते हैं तो तैयारी की रणनीति दूसरी होती है, कट ऑफ निकालने की बातें उसमें होती है, क्वेश्चन सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन की बातें होंगी। लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा समय है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन भी छात्रों को रहता है। आप यकीन मानिए इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन आपका बचेगा नहीं, सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप टाइमलाइन पहले समझिए। क्योंकि 2026 का प्रीलिम्स दिसंबर यानी साल के एंड में होना है, और पूरी प्रक्रिया होते होते 7-8 महीने और लग जाएंगे। 2026 वालों का जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद जो है प्रक्रिया शुरू होगी 2027 की। हालांकि 2026 का प्रीलिम्स होने के बाद 2027 की डेट्स वगैरह हमको देखने को मिल सकती है, उस बारे में हम आगे बात करेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस जो पिछले एग्जाम्स होते हुए जो हमने देखे हैं लगातार 2016 से, उसकी एनालिसिस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 2027 का प्रीलिम्स भी आपको जो है कह सकते हैं 2027 वर्ष के 7वें 8वें 9वें माह में तक देखने को मिल सकता है। तो अब हमारे पास काफ़ी समय है। तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है कि सर कैसे कैसे करें। जैसे कुछ लोग जोशीले नौजवान जुड़ते हैं, हमारे युवक युवतियां जुड़ती हैं, उनको लगता है कि पहले ही दिन से जो है पहला प्रयास एकदम शुरू कर लें। अच्छी बात है, आपका फॉरवर्ड यहाँ होना चाहिए, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो एकदम क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। उसी क्लैरिटी को देने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो हमारे पास काफ़ी समय है, सबसे पहली बात ये दिमाग में आपको रखना है, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। और जल्दबाजी ना करने का ये आशय भी नहीं है कि पढ़ना लिखना ही छोड़ देना है। डेली बेसिस पर कुछ टारगेट्स और कुछ समय आपको पढ़ाई में बताना है, और उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 2027 यूपीपीएससी के बारे में बात करें तो हमारे यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है उसमें ये स्टेजेस होते हैं, जो परीक्षा योजना बेसिकली कहा जाता है, जिसको इंग्लिश भाषा में ट्रेडिशनल लैंग्वेज में पैटर्न बोलते हैं या परीक्षा योजना बोलते हैं। आयोग भी आजकल इसी तरीके से लिख देता है, देवनागरी में पैटर्न, परीक्षा योजना इसको बेसिकली बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा, जिसके लिए पेड ग्रुप ये शुरू किया गया है। आपने देखा था, हमने यहाँ पर बताया कि प्रीलिम्स के लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। मुख्य परीक्षा का भी हमारा चल रहा है, प्रीलिम्स मेंस का 2027 का साथ में चल रहा है। जिन लोगों ने 25,900 पे करके ज्वाइन किया होगा तो उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बैचेस से जोड़ा गया होगा, और जिन लोगों ने सिर्फ प्रीलिम्स का किया है उनको खाली प्रीलिम्स बैच से जोड़ा गया होगा हमारी सेल्स टीम के द्वारा। ठीक है, तो पहला स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज होता है, और इसको एलिमिनेशन स्टेज भी कहा जाता है। एलिमिनेशन स्टेज क्योंकि आपको पता है कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा 2026 का आएगा, 2027 का आएगा, हर साल आता है।
तो पोस्ट कितनी होती हैं? पोस्ट की रेंज जो होती है वो 300 से लेकर 1100 तक होती है, कई बार 400 से लेकर 1000 के बीच पोस्ट आ सकती, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये अंदरूनी बातें हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, वो लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन 400 से 1000 पोस्ट आती हैं। लेकिन फॉर्म कितने लोग भरते हैं? ज़्यादातर लोग जो ग्रेजुएट होते हैं वो भरते हैं, मतलब ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आपको स्नातक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। अगर आप स्नातक है तो इसको भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की एक खास बात है कि इसमें अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं, भरते ही हैं लगातार। बिहार से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, एमपी से आ रहे हैं, कुछ लोग तो और भी दूर दराज छत्तीसगढ़ वगैरह से भी आ रहे हैं, बाकायदा सिलेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्म जब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आयोग को एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। एलिमिनेशन स्टेज यानी कि ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ से बाहर करना ही पड़ेगा आयोग को, क्योंकि मेंस एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। मेंस एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं 1500, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है, और उसमें फिर आखिरी स्टेज पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू का होता है, उससे आपकी फाइनल रैंकिंग पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। लेकिन ये बाधा पार करना जरूरी होता है। आप कभी मुख्य परीक्षा डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, चाहे जितना भी इवोल्यूशन हो जाए इस संसार का, कभी भी मुख्य परीक्षा से डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं कराएगा कोई भी आयोग, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 लाख 7 लाख लोगों की कॉपी चेक करना आयोग के लिए ह्यूमेनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं। आप ये समझिए 5 लाख लोगों की कॉपी चेक करने जाएंगे, पूरा आयोग जो है इतनी इतनी गड्डी कागजों से भर जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से एक साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाई गई कि पहला स्टेज एलिमिनेशन स्टेज होगा, यानी कि दौड़ की पहली बाधा पार करने वाले छात्र ही दूसरी बाधा को पार करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, और पहली बाधा से तमाम लोग बाहर हो जाने वाले हैं। ठीक है, एलिमिनेशन स्टेज में आपके 2 पेपर होते हैं। ये बेसिक बातें आपको पता भी हैं, लेकिन हम चूंकि बेसिक से कर रहे हैं तो सारी बातें डिटेल में बताते हुए चलेंगे। आपको 2 परीक्षाएं देनी होती हैं। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। एमसीक्यू इसमें आते हैं। जीएस पेपर 1 जिसको बोला जाता है समान अध्ययन, जीएस पेपर 1 समान अध्ययन बोला जाता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न रहते हैं 150 प्रश्न रहते हैं, और मार्क्स यानी कि अंक हो जाते हैं, अंक हो जाते हैं आपके 200। ठीक है, और जीएस पेपर 2 होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको सीसैट कहा जाता है। जीएस पेपर 2 सीसैट पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। दोनों ही पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है ऋणात्मक मूल्यांकन का। ऋणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जैसे 1/3 कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रति 3 सवाल गलत करने पर एक सही सवाल का अंक आपका कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में, पहले एमपीपीएससी में नहीं होती थी, लेकिन अब इस साल से मध्य प्रदेश पीसीएस ने भी अपने प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी है, क्योंकि वह कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगा था। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ कुछ बातें, जैसे प्रारंभिक परीक्षा एक एलिमिनेशन स्टेज है, मुख्य परीक्षा नॉलेज टेस्ट के लिए है, और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, और नॉलेज टेस्ट के बेसिस पर जो मार्क्स मिलते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट के 100 मार्क्स पिला करके 1600 अंकों में से जितने मार्क्स आप स्कोर करेंगे, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ फाइनल बन जाती है। आप अधिकारी बनेंगे कि नहीं, यही 1600 मार्क्स आपके डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये पता है आपको। तो अब तैयारी की दिशा कैसे होती है? तैयारी पहले प्रीलिम्स परीक्षा की होती है, फिर मुख्य परीक्षा की, फिर इंटरव्यू की। कैसा होता है? नहीं, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, सोचते हैं कि पहले हमको प्रीलिम्स क्लियर करना है, और फिर प्रीलिम्स के बाद जो समय मिलेगा उसमें मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा क्लियर करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे और अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसी चीज़ें नहीं काम करती हैं। प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, क्योंकि मेंस का सिलेबस जो लोग देखें बहुत बड़ा सिलेबस होता है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे पेपर्स हैं। 6 तो जीएस के पेपर्स हैं, ऑप्शनल हट चुका है, 6 जीएस के पेपर हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा में क्या है, जीएस 1 से ले करके जीएस 6 तक, ये 6 पेपर हो गए। एक यहाँ पर निबंध का पेपर होता है, निबंध यानी ऐसे पेपर होता है, निबंध यानी कि ऐसे, ये 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद सामान्य हिंदी का पेपर होता है, 150 मार्क्स का। और सामान्य हिंदी के अंक जुड़ते हैं मेरिट में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वालिफाइंग नहीं है। ज़्यादातर स्टेट पीसेस में जैसे बिहार में हिंदी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक कंपलसरी पेपर है। तो जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक ये 1200 मार्क्स हो गए, क्योंकि प्रति पेपर 200 मार्क्स का होता है, और निबंध का पेपर 150 मार्क्स का होता है, सामान्य हिंदी का पेपर 150 मार्क्स का होता है। तो टोटल योग आ गया आपका 1500 मार्क्स। 1500 मार्क्स का एग्जाम देने के बाद कट ऑफ बनती है, जो लोग भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद हर 3 में से एक बंदा अधिकारी बनेगा, 2 बाहर हो जाएंगे। यही प्रोसेस होती है, 2024 की चल भी रही है। हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह साझा करी थी टेलीग्राम में, जब 2024 के इंटरव्यू हुए थे, तो आपने देखा होगा उसको। ठीक है, लेकिन पहला स्टेज पार करना जरूरी है। पहले स्टेज की मैं स्ट्रैटेजी आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। तो पहला स्टेज जो है ये 150
प्रश्नों वाला है और 200 मार्क्स वाला है, और इसमें आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनता है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का कट ऑफ अलग जाता है। कुछ स्पेशल पोस्ट जो होती हैं, कुछ ऐसी पोस्ट होती है उत्तर प्रदेश पीसीएस में जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। हो सकता है लॉ से यानी विधि से स्नातक मान लिया जाए, हो सकता है बांट माप अधिकारी जैसे कुछ होते हैं तो उसमें फिजिक्स वगैरह की क्वालिफिकेशन लगती है, समाज कल्याण में सोशोलॉजी की क्वालिफिकेशन लगती है, पर स्नातक वगैरह कहीं कहीं पर मांगा जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन किसी किसी फील्ड में। तो अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। हम अभी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के हिसाब से चल रहे हैं। पोस्ट वगैरह के बारे में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करिएगा। मैंने एक चीज़ देखी है कि कुछ लोग दिन भर यूट्यूब खोले हैं कि बांट माप अधिकारी का क्या पोस्ट क्राइटेरिया है। कुछ लोग बांट माप अधिकारी बनना चाहते हैं आयोग में, है ना, पीसीएस का एग्जाम देकर बांट माप अधिकारी बनना चाहते हैं लोग, फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए, वो वहीं फेल हो रहे हैं। तो समस्या ये है कि आप लोग एक सही राह पे चलिए। सही राह ये है कि प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करना है। मेंस में जैसे मार्क्स है उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस फिर भरी जाती है इंटरव्यू देने से पहले। उसमें आप लोग डिसाइड करिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगी। जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उसी से आगे बढ़िए। मेरे हिसाब से किसी स्पेशल पोस्ट के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन अर्जित करने की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है, जब तक आप दिल से उस पोस्ट को नहीं पाना चाहते हैं। समझे बात? बात मान के चलिए कि जैसे आप ऑलरेडी जैसे सोशोलॉजी से कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय। अलग से मेरे हिसाब से उस फील्ड को परस्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है हमेशा। ठीक है, थोड़ा सा गुमराह होते हैं लोग, इस वजह से मैंने बताया किसी स्पेशल पोस्ट के लिए किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन को अर्जित करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब तक कि आप नेचुरली उस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू ना कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप समझे। क्वालिफाइंग नेचर है सीसैट का। हम लोग को जीएस का कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करना होता है। सीसैट में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ पर 33% आपको लाने पड़ते हैं, यानी 200 में से 66 अंक बस आपको लाने हैं। आप 66 लाएं 200 में या 166 लाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 166 लाने वाले को ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आगे के स्टेजेस में, और 66 लाने वाला भी क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, 66 से कम अंक आए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी जो गाड़ी है वो यहीं पर पहली बाधा में रुक जाएगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा वही लिखेगा जो जीएस का कट ऑफ क्लियर करेगा और सीसैट को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो हम प्रारंभिक परीक्षा में जैसे ग्रुप में सब कुछ आपको कराने वाले हैं। सब कुछ का मतलब है सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलेंगी। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी जो है वो हम यहाँ पे कराएंगे। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी पूरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी करने के साथ ही आप इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे इस बचे हुए पूरे समय में कि अच्छे से अपने समय का सदुपयोग करते हुए, सिलेबस को खत्म करते हुए, तैयारी को इतनी पुख्ता करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जब एक्चुअल एग्जाम फेस करेंगे कोई समस्या नहीं होगी, कट ऑफ निकलता चला जाएगा और आप अधिकारी बन भी जाएंगे। काफ़ी लोग बने हैं, कोई मैं नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम से जुड़ा हुआ हूँ 8-9 वर्षों से। हमारा इंस्टीट्यूट भी करीब 10 वर्ष अपने पूरे कर रहा है 2026 के अंत तक। तो लगातार हमने ये चीज़ें कराई हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से जो जो हमने अपने अनुभव प्राप्त किए, लगातार लोगों को सिलेक्ट कराया, उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। नई नई चीज़ें बदल रही हैं, जो एग्जाम के ट्रेंड बदलते हैं, चैलेंजेस नए खड़े होते हैं, उन चैलेंजेस को स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम फेस करने के लिए अपने छात्रों को तैयार करती है, तभी हमारे मैक्सिमम सिलेक्शन भी हो रहे हैं। ठीक है, तो थ्री स्टेज की स्ट्रैटेजी कैसे चलेगी आगे, प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ा जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए कैसे पढ़ा जाएगा, वो सभी बताएंगे आपको। इंटरव्यू लास्ट स्टेज हम लोग मानते हैं, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसकी कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है, सिर्फ कुछ बातों की प्रैक्टिस और प्रिकॉशन सिखाई जाती हैं। जैसे 2024 इंटरव्यू में हमारे चूंकि इंटरव्यू के ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो भी हमारे मतलब कह सकते हैं छात्र होते हैं मुख्य परीक्षा के बैच से जो लोग चयनित छात्र निकलते हैं उनको इंटरव्यू ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ा जाता है, जिसमें हमारे पूर्व के चयनित हुए छात्र ही आगे आने वाले छात्रों को गाइड करते हैं इंटरव्यू के लिए, प्रिकॉशंस वगैरह बताते हैं, ड्रेसिंग सेंस वगैरह, और किस तरीके से क्वेश्चंस को फेस किया जाता है वो बताते हैं। क्योंकि ये तो मौखिक होता है, ठीक है, इसमें कोई पेपर नहीं होगा कि उसमें एक स्पेसिफिक मार्क्स का आएगा, इतने सवाल होंगे, इतने अंकों के होंगे, इतने ऋणात्मक मूल्यांकन, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट 4 से 5 मेंबर्स का एक बोर्ड करता है और 100 में से आपको उत्तर नॉर्मली मिल जाते हैं। ज़्यादातर फोकस वैसे भी 1500 मार्क्स पर है। अगर आप 1500 मार्क्स में बहुत कम स्कोर कर रहे हैं तो भले इंटरव्यू में आपको 80 मार्क्स मिल जाए, वो आपका बेड़ा पार नहीं लगाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए सब कुछ आपको कराया जाएगा। जो जो यहाँ पर क्लासेस जरूरी हैं, सारी क्लासेस यहाँ पे करा दी जाएंगी आपको। सभी क्लासेस यहाँ पे कराई जाएंगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। रिकॉर्डेड नेचर की क्लासेस होंगी यहाँ पर। हर मंथ में एक लाइव डिस्कशन भी है, अभी क्या क्या ग्रुप के फीचर्स अभी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सभी क्लासेस, नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह आपको मिलेगा। शुरुआत में बेसिक से शुरू होगा, एकदम जीरो लेवल से शुरू होगा। हमारे कोर्स की खास बात यही है कि जैसे कहीं कहीं पर होता है शुरुआत पहले दिन से ही आपको लिखवाने शुरू कर देते हैं या फिर नोट मेकिंग कराने लगते हैं, वैसे नहीं, एकदम बेसिक से शुरू करना है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, हो सकता है 2027 में ग्रेजुएट हो रहे होंगे, फाइनल ईयर में होंगे इस साल, ठीक है,
तब कैसे शुरुआत करें, किस तरीके से ऐसा फाउंडेशन बने कि बाद तक भी काम आए। ऐसे तो फाउंडेशन बैच कई सारे लोग शुरू कर देते हैं, उसका एक्चुअल फायदा छात्रों को नहीं मिल पाता है। हमारा फाउंडेशन बैच इसी बात को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि जो छात्र नहीं एक्सपीरियंस्ड है, जो बिगिनर है, जो शुरुआत कर रहा है, जो पहले पन्ने और पहले लाइन से शुरुआत कर रहा है, वो कैसे आगे बढ़े। तभी यहाँ पर 3 स्टेज की स्ट्रेटजी में पहला जो पार्ट है वो बेसिक का है। पहला पार्ट बेसिक का इसीलिए है कि एकदम बेसिक से शुरुआत करनी है, 0 लेवल से शुरुआत करनी है और उस लेवल तक पहुंचना है जिस लेवल के सवाल आते हैं एग्जाम में और जो आपको क्रैक करना है। ठीक है, तो ये समझे आप, यहाँ तक समझे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा पैटर्न वगैरह सिलेबस आप लोग समझ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी में। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है, क्योंकि एक फोकस स्ट्रैटेजी है, एक वैज्ञानिक तरीका हमारी टीम ने डेवलप किया और इसको बाकायदा आजमाया। करीब तीसरे साल से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले साल इसको आजमाया, ज़बरदस्त फायदा मिला स्टूडेंट्स को। और कई बार जो लोगों की कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, कंटिन्यूटी बनाने में सहायक है और एक निश्चित दिशा तय करता है। इसमें हेयर एंड देयर चेंजेस आप लोग भी कर सकते हैं और हम लोग भी आगे बताते रहेंगे आगे के हिसाब से, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे 0 लेवल से शुरुआत करके इंटरमीडिएट लेवल, फिर एकदम अल्टीमेट लेवल तक की तैयारी होगी, कट ऑफ निकालने वाली तैयारी होगी। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी है ये और इस तरीके की है। प्रीलिम्स मेंस का साथ साथ इसमें पढ़ा जाएगा एकदम शुरुआत से बेसिक लेवल से। कैसे कैसे होगा, जैसे पहला स्टेज है प्रथम सोपान। प्रथम सोपान, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हुए मैं चल रहा हूँ क्योंकि हमारा कोर्स भी बाइलिंगुअल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो प्रथम स्टेज है एनसीईआरटी बेसिक, आपको स्टडी करना है। कुछ बेसिक एनसीईआरटी किताबें होंगी और एससीएस की समरी इसमें होगी। इसमें पीवाईक्यू एनालिसिस किया जाएगा और पहला जो स्टेज है वो 4 मंथ में कंप्लीट करना है आपको। कोई कोई इसमें 5 मंथ भी ले सकते हैं, 5.5 महीने भी ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। डेली बेसिस पर मेरे हिसाब से, जैसे लोग कुछ लोग कहते हैं कि सर कितना पढ़ना होगा, आपका कोर्स ज्वाइन करेंगे कितने से शुरुआत करनी पड़ेगी, मेरे हिसाब से 2.5 घंटा 3 घंटे से भी अभी शुरुआत सफिशिएंट है। जैसे जैसे एग्जाम का 1 वर्ष बचा होगा आपका, तो इसका रेंज जो है आपकी पढ़ाई के आवर्स का 6-7 घंटे जाना चाहिए। और जैसे ही एग्जाम बिल्कुल नज़दीक होगा, मान लीजिए एग्जाम का 1 मंथ बचा है, तो 8 से 9 10 घंटे भी जाना चाहिए। वो आगे हम बताते रहेंगे। अभी पहला दिन है, पहला वीडियो है, तो एकदम सदी हुई शुरुआत करना है। 2.5 से 3 घंटे शुरुआत करिए, 2 घंटे शुरुआत करिए। आप 2 घंटे कंटिन्यूसली आप जो चला सकते हैं उसके हिसाब से करिए, क्योंकि इस एग्जाम में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉन निगोशिएबल हैं, मतलब उनसे समझौता नहीं हो सकता है। और एक है उनमें से निरंतरता। निरंतरता, अनुशासन, अनुशासन और धैर्य। ये कुछ चीज़ें, कुछ पोस्टुलेट्स तैयारी में नॉन निगोशिएबल हैं, मतलब इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आप कंटिन्यूटी तोड़ेंगे, आप लगातार स्टडी में पीछे जाएंगे। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप एक बार कभी मूड बना तो 12-14 घंटे पढ़ ले गए, सोए ही नहीं उस रात और फिर हफ्तों के लिए स्टडी से दूर हो गए, तो ऐसे नहीं करना है। और दूसरा है धैर्य रखना है। यहाँ पर पहले ही दिन से आप हर चीज़ नहीं अचीव करेंगे। जो लोग भी पीसीएस अधिकारी बनते हैं, भले ही वो इंटरव्यू में कुछ भी बताएं, हमेशा ही किसी सफल व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है, थोड़ा थोड़ा एफर्ट जो उसने एक डेफिनेट टाइम पीरियड में, हो सकता है 1.5 साल में, 2 साल में या साल भर में, उसने डेली बेसिस पर जो थोड़ा थोड़ा जमा किया, उसी का रिजल्ट उसको रिजल्ट वाले दिन मिलता है रोल नंबर में, मतलब रोल नंबर उसका आ जाता है पीडीएफ में। तो कैसे आया, डेली उसने एफर्ट डाला। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक कोई रोबोट एग्जाम ना दे कि एक दिन पहले उसमें डेटा फीड किया गया हो और एग्जाम में लिख करके अपनी पोस्ट हासिल कर जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं पॉसिबल है ऐसा। जीएस के इतने सारे पेपर, 6 पेपर्स, उसमें इतने सारे पॉइंट सिलेबस के, उसमें इतने सारे फैक्ट्स, उनको अच्छे से लिखना, उसको जो है पेपर में प्रेजेंट करना। ठीक है, अब जैसे मुख्य परीक्षा है, इसमें आप देखिए जो जीएस के पेपर्स होते हैं उसमें 125 मार्क्स के सवाल होते हैं, 125 मार्क्स के वो सवाल होते हैं। और माफ कीजिएगा, 120 वर्ड्स के सवाल होते हैं और 200 वर्ड्स के सवाल होते हैं। ठीक है, ये 125 वाले 8 मार्क्स के होते हैं और 200 वर्ड वाले 12 मार्क्स के होते हैं। जो टाइम डिवीजन है, जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो 8 मार्क्स वाले सवाल को लिखने में आपको 7 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है प्रति सवाल। और ये 12 मार्क्स वाले 200 वर्ड वाले सवाल में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, वरना पेपर छूट जाएगा। तो पेपर कंप्लीट करना ही अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई बिना प्रैक्टिस के जो है क्या लिख सकता है ऐसे? 200 मार्क्स वाला जो उत्तर है, सोच करके, प्रश्न को पढ़ करके, उसके डिमांड को समझने के बाद, डिमांड को समझने के बाद, पूरा एक खाका माइंड में तैयार करने के बाद उसको पूरा कंप्लीट करना कि 10 मिनट में पॉसिबल है? अगर आपकी तैयारी है तो कर सकते हैं, बिना तैयारी के हो सकता है आप एक सवाल भी पूरा ना कर पाए।
कई सारे लोग ऐसा हो जाता है कि जो बिना तैयारी के जाते हैं कई बार 5 सवाल अटेम्प्ट करके चले जाते हैं, 50 नंबर का अटेम्प्ट कर पाते 200 में से, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं, उनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनका हाथ ही नहीं सेट है कि कैसे उत्तर पुस्तिका भरी जाती है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके लिए। तो धीरे धीरे से आगे बढ़ना है आपको। पहले प्रीलिम्स के लिए इंटीग्रेटेड करते हुए फिर मुख्य परीक्षा का स्टडी मटेरियल पढ़ते हुए आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। जिन लोगों ने 25,900 वाला बैच ज्वाइन किया तो उसमें आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। उसमें 240 प्रश्नों का हमारा कमिटमेंट है। बेसिक लेवल से 0 लेवल से लिखवाते हुए, सबसे जो सरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे लिखवाते हुए इंटरमीडिएट, फिर कठिन से कठिनतम स्तर पर हम लोग आएंगे, हमारी टीम आपको कराएगी। तो जीएस में कुल मिलाकर मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है, इसी से आपकी जो है तय होती है नियति कि आप पोस्ट पाएंगे कि नहीं पाएंगे। पहला स्टेज तो एलिमिनेशन का है, पहला स्टेज एलिमिनेशन का है। सेकंड स्टेज में जो भी आप हासिल करेंगे और इन पर्सनैलिटी टेस्ट के साथ मिला करके वही मार्क्स आपका डिसाइड करेगा कि आपको पोस्ट मिलेगी कि नहीं। तो मेहनत करनी है लगातार। इसी वजह से कह रहा हूँ कि सदी हुई शुरुआत करनी है। समय कम हो लेकिन कंटिन्यूअस हो। आप हर हफ्ते अगर 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो वही पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि एक दिन जो है 8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 5 दिन का ब्रेक हो गया, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर वो बेकार है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। और अनुशासन आपको बना के रखना है और धैर्य भी रखना है। धैर्य तो रखना ही, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पेड बैच में आए हैं। कई बार आपको लगेगा कि बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर के चक्कर में कोई दूसरा काम परस्यू कर लिया। कुछ लोग अपना पैशन तलाशने निकल जाते हैं बीच में, तो वहाँ पे समस्या होती है। तो प्रथम सोपान क्या है उसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर। प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेज आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेज बेसिक है। जैसे जब हमने अपनी स्कूलिंग शुरू की, पहले प्री स्कूलिंग होती है, फिर स्कूलिंग में आपको अल्फाबेट समझना सिखाया जाता है। हमेशा ABCD और काखा गाघा से शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मतलब लर्निंग कर्व है वो इसी तरीके का है। जब तक हम ध्वनि नहीं पहचानेंगे, ध्वनि को, जैसे का है उसको का कैसे बनाएंगे वो नहीं पहचानेंगे, तब तक आप जो है कक्कड़ नहीं लिख पाएंगे आगे। ठीक है, अगर आप ए नहीं पहचानेंगे तो एप्पल कैसे लिख पाएंगे आगे। तो इसी वजह से ये पढ़ाने का तरीका यही है कि टुकड़ों में पढ़ाया जाता है। जो बिल्डिंग बनी, जो आप मेरे अराउंड मतलब जो बोर्ड देख रहे हैं, वो किसी ना किसी यूनिट का बना है। ठीक है, यहाँ पर ग्लास का स्लैब है, पीछे एल्युमिनियम लगा है, अंदर मदरबोर्ड है। तो क्या सब एक ही ऐसे जोड़ दिया गया था? नहीं, सबको इकट्ठा किया गया, अलग अलग मैन्युफैक्चर हुई हर चीज़, फिर उसको असेंबल किया गया। ठीक है, फिर उसको चेक किया गया, सारी चीज़ों के कनेक्शन बिठाए गए, और तब जा करके ये मशीन हमारे सामने हाजिर है। तो वही काम आपको भी करना है कि पहले बेसिक से पढ़ना है। पहले आपको समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन से मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र खोल लिए, अब वो पढ़ रहे हैं कि नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रोल निभाता है भारत में। अब ना उनको नीति आयोग पता है, ना उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है, उसकी अवधारणा ही नहीं पता है, फिर भी वो गाइड बुक से उत्तर देख रहे हैं कि अच्छा ये लिखा है, इसको रखते हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ भरी प्रोसेस है, बिल्कुल ही गलत दिशा में है। अगर आप पहले ही दिन से मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर, मॉडल उत्तर पढ़ रहे हैं तो कुछ फायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि आप बेसिक समझे ही नहीं। बेसिक में क्या है? बेसिक अवधारणा NCERT बुक से शुरू होती है। NCERT को मदर ऑफ सिविल सर्विसेज ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इसका महत्व हमेशा रहा है। अब तो नई NCERT इंट्रोड्यूस कर दी है करिकुलम में, तो नई NCERT से ही हम पढ़ा रहे हैं, और कुछ जगह पुरानी बुक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जितना भी सिविल सर्विसेज एज UP PCS एग्जाम के लिए जरूरी है वो कंटेंट हम NCERT से ले रहे हैं। तो NCERT जो है हमारा पहला पड़ाव है। NCERT के बेसिक्स, NCERT बुक्स की कुछ बेसिक बातें आपको पता करनी पड़ेगी। किन किन सब्जेक्ट में अभी मैं आगे बताऊंगा, और कुछ सब्जेक्ट में SCS की समरी नोट्स भी हमने बनाई है। समरी नोट्स NCERT और कुछ किताबों का समावेश करके हमने बनाया है। समरी में कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ टेक अवेज हैं जो आपको NCERT से लेके जाना है। NCERT ज्योग्राफी आप 6 की पढ़े, कुछ डेफिनेशंस आपको हमेशा ही याद रखना है उसकी। कुछ NCERT आप मान लीजिए 11th क्लास की पढ़े, ह्यूमन जो है ज्योग्राफी पढ़े, तो उसकी कुछ बातें आपको हमेशा ही आपके दिमाग में रखनी है कि MMR क्या है, बर्थ रेट क्या है, क्रूड बर्थ रेट क्या है, TFR की वैल्यू क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो समरी इसमें हेल्प करती है टेक अवे में। PYQ एनालिसिस लगातार होता रहेगा। जैसे जैसे आप बेसिक कंप्लीट करते जाएंगे तो प्रीलिम्स वाले PYQ, मेंस वाले नहीं, प्रीलिम्स वाले PYQ का एनालिसिस लगातार होता रहेगा। बाकायदा जो मैं बता रहा हूँ, जैसे समरी बताया, तो समरी के वीडियो क्लास भी मिलेगी हमारे पेड रूप में। समरी की वीडियो क्लासेस आएंगी रिकॉर्डेड, NCERT बेसिक की रिकॉर्डेड क्लासेस बाकायदा आएंगी, खुद से नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बेसिक से पढ़ा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम जैसे स्टेज शुरू करते थे तो रीडिंग पर फोकस कराते थे। रीडिंग तो करना ही है, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए हमने वीडियो क्लासेस दी हैं। हमेशा ही ध्यान रखिए कि आप वो घोड़े हैं रेस के जिसको हम ट्रेन करेंगे।
कोचिंग को माने अस्तबल, आप थोड़ी देर के लिए, अस्तबल अलग चीज़ है। आप अवधारणा बनाइए कि ये एक बड़ा अस्तबल है, या घोड़ों का ट्रेनिंग सेंटर है, घोड़ों को चलना दौड़ना कठिन परिस्थितियों में फांदना कूदना सब सिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो रेस होगी उसमें आप यानी कि घोड़ा ही जाएगा। ठीक है, हम आपके बदले नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको पूरी तरीके से तैयार करेंगे। अगर आप हमारे साथ समावेश बना के चलते हैं, आप इस तरीके से खुद को तैयार महसूस करेंगे कि परीक्षा के दिन डिप्रेस नहीं होंगे। तैयारी के दौरान डिप्रेस रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी टीम को। हम आपको डिप्रेस भले ही रखें तैयारी के दौरान, परीक्षा के दौरान, परीक्षा होने के बाद आपका चेहरा खिला निकलेगा, क्योंकि आप वो टारगेट अचीव करेंगे। तो वीडियो क्लासेस के साथ ही एनसीईआरटी बेसिक करना है, समरी जो मिलेगी उसकी वीडियो क्लासेस आएगी, पीवाईक्यू एनालिसिस भी वीडियो क्लासेस में आएगा। मतलब जो भी चीज़ें दी जाएंगी उसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे असिस्ट करने के लिए आपको, कि अवधारणा बनाना आसान रहे। और सबसे ज़रूरी बात जो है, पूरे ही इस 2027 पेड बैच में जो लोग 9000 वाले हमारे प्रीलिम्स वाले बैच में आए, उसमें डाउट क्लियरेंस गिवन है, उसमें डाउट क्लियरेंस की अवधारणा है। लगातार डाउट क्लियरेंस आप करिए, आप वीडियो लेक्चर देखें, आप एनसीईआरटी 6 क्लास पढ़े, वीडियो लेक्चर देखें, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तुरंत क्वेश्चन पुटअप करिए। क्वेश्चन आप टेलीग्राम पेड बैच में पुटअप कर सकते हैं, हमारी टीम को बाकायदा ऑनलाइन रखा जाता है सुबह से लेकर एक निश्चित टाइम पीरियड तक, वो भी ग्रुप में इन्फॉर्म कर दी जाएगा। तो लगातार हमारी टीम ऑनलाइन रहती है, कंटिन्यूस सपोर्ट यहाँ पर दिया जाता है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ पे आई, आपको जो है डे नाइट कैसे होते हैं नहीं समझ में आया, छोटी छोटी बात भी हो सकती है, आपको सेलेस्टियल बॉडीज नहीं समझ में आ रहा है, आपको जो है रोटेशन रिवॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है अर्थ का, बेसिक बात आप पूछिए। आपको मिनरल का क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आ रहा है बड़ी क्लास में, आप अच्छे से पूछिए, उसमें पूरा कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए। इसी वजह से आपने फीस सबमिट की है। और सबसे खास बात स्टडी फॉर सिविल सर्विस की यही है कि ये पहले दिन तक ही नहीं है, ये जितना हमारा ड्यूरेशन है कोर्स का, जैसे डेढ़ डेढ़ साल तक ये कोर्स चलने वाला है मिनिमम, तो 1.5 साल तक किसी भी दिन आप महसूस करेंगे कि जो जोश हमने पहले दिन दिखाया था, जो इंटेंसिटी दिखाई थी पहले दिन, वही कंटिन्यूटी और वही फर्वर वही विगर हमारा बना रहेगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए किसी भी एन नंबर ऑफ डे तक। आप 1 साल बाद भी हमसे डाउट पूछेंगे, हम उतने ही सरलता से, शालीनता से और सभ्यता से और कह सकते हैं फोकस्ड होकर के आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे होंगे, जो हमने पहले दिन किया था। तो डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट है इसमें, इसमें कंटिन्यूस सपोर्ट है आपका डाउट क्लियरेंस का। कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आती है, आप उसमें पिक भेज करके पूछ सकते हैं, फोटो भेज करके पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सवाल कोई पुराना सवाल पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं, टाइपिंग में लिख करके पूछ सकते हैं, फोटो या मीडिया भेज करके पूछ सकते हैं। हमारे ग्रुप में वैसे अभी नहीं अलाउ किया है स्टूडेंट को वॉइस मैसेज भेजना, आप लिख करके पूछ सकते हैं जवाब, लेकिन बहुत ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती है जिसमें हम 1-to-1 भी डाउट क्लियरेंस कर देते हैं आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चल रहा है। आपको 3 स्टेज की स्ट्रेटजी में जैसे मैंने बताया कि पहले 4 माह में ये कंप्लीट होना चाहिए, पहले 4 मंथ में ये आपको कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद सेकंड स्टेज पर मूव करेंगे। पहले 4 मंथ में ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ये 4 मंथ लिखा है, इसमें 5 मंथ तक मैक्सिमम इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा। मेरे हिसाब से एक समान बुद्धि विवेक का व्यक्ति ये सब 4 मंथ में कंप्लीट कर सकता है। अगर आप डेली 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे तब भी 4-5 मंथ में आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या है, एनसीईआरटी बेसिक टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने इतना सब कुछ आपको पढ़ाया, समरी आपने पढ़ी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का अध्ययन किया, जो किताबें आपको बताई गई, जो समरी बताई गई वो आपने पढ़ा, लेकिन अगर हमने उसका टेस्ट नहीं लिया तो फिर वो बेकार हो जाएगा, फिर आप भूलने लगेंगे। तो आप पढ़ा हुआ भूले नहीं, इस वजह से बेसिक टेस्ट यहाँ पे लिए जाएंगे आपके। बेसिक टेस्ट यहाँ पे पहले कराए जाएंगे, जो आप एनसीईआरटी का अध्ययन करें, जो बेसिक कंसेप्ट आपने बिल्डअप करे, उसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कैसे होगा, क्या आप कंसेप्ट पढ़ के कोई सवाल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो 150 अंकों मतलब 150 सवाल आपको सॉल्व करने हैं 200 अंकों के, तभी तो आप सेकंड स्टेज मेंस में जाएंगे। वहां पे सवाल हैं सामने, वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन कोई कुछ डायरेक्शन नहीं, सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन होता है पहले पेज में, फिर सवाल लिख करके 1 से लेकर 150 तक वो आपको उत्तर करना है, एमआर में गोला भरना है। तो एमआर में सही गोला भरने के लिए जरूरी है इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना। तो एनसीईआरटी बेसिक टेस्ट लगातार ये होते रहेंगे। ठीक है, करीब 35 टेस्ट यहाँ पर हम कराएंगे। पूरा हमने क्वेश्चन बैंक यहाँ पर बनाया है, और वो एकदम स्टैटिक के साथ करंट के साथ अपडेट करके एनसीईआरटी बेसिक टेस्ट के रूप में पूछा जाएगा, जिससे 4 मंथ की जो आपकी मेहनत है उसका असेसमेंट भी हो सके। ठीक है, बेसिक टेस्ट होने के बाद आप असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या चीज़ कमी रह गई, उसको वहाँ पे सुधारा भी जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है असेसमेंट के बाद, एनालिसिस के बाद करेक्शन का भी टाइम है। क्विज शुरू होगी ये प्रीलिम्स के बाद, जैसे ही 2026 का प्रीलिम्स दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, हम उसके तुरंत बाद ही करीब 1 वीक बाद क्विज चालू कर देंगे। क्विज एक बहुत अच्छा मेथड है रिपीटिशन और रिवीजन का। जो भी हम कंटेंट पढ़ते हैं उसमें
3R फॉर्मूला होता है, कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, मैं इसको 3R कहता हूँ। सबसे पहला है रीडिंग, सबसे पहला है रीडिंग यानी कि अध्ययन आप किए जो पढ़े। दूसरा है रिवीजन या रेपिटेशन, जिसको बोलते हैं दोहराव, रिवीजन या रेपिटेशन। और तीसरा स्टेज है रिटेंशन, जो आप प्राप्त करते हैं 2 स्टेजेस पे गुजरने के बाद। ठीक है, तो रिटेन करने के लिए रीडिंग और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रीडिंग और रिवीजन में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। पेड क्विज आपकी हेल्प करेगी, पेड क्विज से लगातार ही क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, एग्जाम में पहला जो स्टेज है उसमें हमको कितना चाहिए, जैसे लोग कुछ लोग बोलते हैं कि सर कट ऑफ 150 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स में हमें कितना चाहिए। तो पास्ट के हिसाब से अगर देखें तो क्वेश्चंस में 90 से 95 क्वेश्चन ही पर्याप्त होते हैं। ठीक है, आजकल जैसे पेपर हो रहे हैं मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल के, इतने क्वेश्चन ही पर्याप्त होते हैं। लेकिन तैयारी के दौरान हमेशा ही टारगेट थोड़ा सा बढ़ा लिया जाता है, आपको 105 क्वेश्चन तक सही करने का टारगेट लेकर के चलना है, निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट इग्नोर करने के बाद। ठीक है, आपको तैयारी के दौरान टारगेट रखना है कि हम 105 108 सवाल तक भी सॉल्व करेंगे। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से किया जा सकता है। 2025 वाले प्रीलिम्स की बात करें, 2025 प्रीलिम्स में आप देखेंगे 134 सवाल स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से। कंटेंट का मतलब है हमारी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस से, हमारे नोट्स से, हमारे करंट अफेयर से, हमारे पेड क्विज से, हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे, और सारे के प्रूफ हमने दिए हैं। बाकायदा वो प्रूफ है, कोई भी उसको चेक करा सकता है, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई भी उस पर कमेंट्री कर सकता है, कोई भी उसका एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, हमने फ्री हैंड दिया है, कोई भी गलत साबित करके उसको दिखा सकता है। नहीं दिखा पाओगे आप, क्योंकि वो सच है, क्योंकि 134 क्वेश्चन आए हैं 150 में से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से। माने आप 80% भी हमारे चीज़ों को पढ़ लिए होते तो आराम से ये 90 से 95 क्वेश्चन के नंबर अचीव कर सकते थे, और अचीव किए हुए हैं लोग। तो इतना आपको करना है तैयारी के दौरान। ये ईजी हम आपको साउंड करा रहे हैं, प्रोसेस कठिन है, प्रक्रिया का इम्प्लीमेंटेशन कठिन है, प्रक्रिया कोई बहुत कठिन नहीं है। प्रक्रिया क्या है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें, बहुत अच्छा काम आपने किया। जो भी आपको दिया जाएगा वो आपको सॉल्व करते हुए पढ़ना है, मतलब जो भी दिया जाएगा उसको पढ़ते हुए, जैसे बताया जाएगा वैसे पढ़ते हुए, बेसिक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए, फिर एडवांस लेवल की टेस्ट सीरीज आएगी, क्विज आएगी, कंटेंट आएंगे, तरह तरह के वीडियो लेक्चर आएंगे। डेली बेसिस पर आपको अपने घंटे मैनेज करना है हमारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से, हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से, और आप फाइनली एक दिन खुद को सिलेक्ट होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से काम होने हैं। तो सेकंड स्टेज कह रहा है कि पहले आप बेसिक का असेसमेंट करिए, बेसिक के फिर टेस्ट दीजिए आप लोग, फिर पेड क्विज शुरू हो जाएगी प्रीलिम्स के बाद। मेंस में अगर हम बात करें तो GS1 से लेकर 6 तक का आप पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर रीडिंग वाला स्टेज आप शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेसिक के बाद ही जो पढ़ेंगे मेंस का वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि जैसे ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं 2027 वाला, तो मेंस के नोट्स वगैरह मिलने लगते हैं कुछ कुछ। लेकिन आप ये बेसिक टेस्ट देने के बाद अगर मेंस का मटेरियल पढ़ेंगे, GS1 से लेकर 6 तक के पॉइंट्स जो पढ़ेंगे, चाहे जिस भी भाषा में पढ़ें, हिंदी में, इंग्लिश में, ज़्यादा समझ तभी आएगा जब आपने पूरा ये बेसिक कंप्लीट किया हो, और ये बेसिक के टेस्ट आप अटेम्प्ट कर चुके हो, तो अच्छे समझ में आएगा। मेंस हिंदी के थ्योरी और टास्क वगैरह हम कराएंगे। 150 मार्क्स का मेंस हिंदी का पेपर होता है, और कई सारे ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, वो यहाँ पर मुश्किलात का सामना करते हैं। हमारे बैच में आने के बाद सारी मुश्किलें दूर कर दी जाएगी, क्योंकि एक तय हमने फॉर्मेट बनाया है, पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए। हम 10 टास्क मतलब टास्क वगैरह कराते हैं, 10 फुल एंड टेस्ट कराते हैं, उसकी पूरी चेकिंग की जाती है, उस पर प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है, असेसमेंट होता है, आपको राह दिखाई जाती है किस तरीके से गलतियां कम कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आंसर राइटिंग भी स्टेज से आप शुरू कर सकते हैं। मेंस का मटेरियल एक बार पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग आप शुरू कर सकते हैं। जो लोग हमारे प्रीलिम्स मेंस के इंटीग्रेटेड में हैं, 240 सवालों का हमारा कमिटमेंट है, 240 क्वेश्चन यहाँ पर लिखवाए जाएंगे सभी पेपर्स में से, और उनकी बाकायदा आंसर राइटिंग चेकिंग की जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा किस तरीके से आंसर इन्हेंस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। फिर थर्ड स्टेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रीलिम्स 2027 की डेट आ चुकी होगी, उससे 4 माह पूर्व शुरू हो जाएगा। ये मेनली प्रीलिम्स फोकस्ड होता है, इसमें हम प्रीलिम्स का टोटल मटेरियल देते हैं, टोटल प्रीलिम्स गाइडेड मटेरियल देते हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स इसमें दिए जाते हैं, ठीक है, और इसमें टेस्ट सीरीज होती है प्रीलिम्स ओरिएंटेड। पेड क्विज में तमाम सवाल कराए जाते हैं, करंट अफेयर दिया जाता है, स्टेट करंट अफेयर दिया जाता है, रिवीजन नोट्स होते हैं। आजकल तो बहुत सारी इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, प्रीलिम्स से जस्ट पहले काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कमिटमेंट हम कम करते हैं, ज़्यादा चीज़ें आपको देती होती हुई देखने को मिलती हैं। जैसे हमारा 2025 बैच में कमिटमेंट नहीं था 40 दिन के रिवीजन का, लेकिन हमने 40 दिन बाकायदा रिवीजन भी कराया, उसकी PDF भी प्रोवाइड की, उसका वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराया।
ऐसे ही आंसर राइटिंग में जैसे हमारा मेंस का मटेरियल ग्रुप होता है 7800 वाला, उसमें हमारा कमिटमेंट GS 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट्स के नोट्स देने का होता है, लेकिन हम उसमें करंट अफेयर भी बाकायदा अपडेट करते हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी अपडेट करते हैं, और 400-500 आपको मॉडल उत्तर भी दिए जाते हैं जिससे आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से एनालिसिस कर सकें कि क्या आप वो उत्तर लिख सकते थे कि नहीं। तो इस तरीके से होगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज ये इसी वे में चलना है, यानी फर्स्ट स्टेज होने के बाद आप सेकंड स्टेज पर आएंगे, सेकंड स्टेज कंप्लीट करने के बाद थर्ड स्टेज पर आएंगे। डायरेक्टली दूसरे स्टेज पर आने से आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। तो इसी वे में आप तैयारी अगर करेंगे तो मैक्सिमम सफलता आप प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारा जो कमिटमेंट है, जैसे हमने बताया स्टडी प्लान, अभी आप 2 से 3 घंटे यहाँ पे कंटिन्यू करिए, 2 से 3 घंटे भी सफिशिएंट होंगे। और जैसे हम सेकंड स्टेज पर आएंगे तो स्टडी आवर आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि मटेरियल भी बढ़ेगा, फिर 5 से 6 घंटे सेकंड स्टेज में, और जो थर्ड स्टेज में आप स्टडी आवर्स को मिनिमम 8 घंटे रखेंगे और उसको जो है 10 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। तो 2027 का बैच आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो 3 स्टेज की स्ट्रेटजी के हिसाब से जो भी मटेरियल आपको मिलना है वो अगर आप फॉलो करते चले गए तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। बस सारी चीज़ें एकदम गाइडेड वे में चलती जानी चाहिए, आप रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बना करके रखेंगे, सब कुछ अचीव किया जा सकता है। हम एक मंथली लाइव डिस्कशन भी करते हैं इसी फॉर्मेट में, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट से मतलब सलाह लेकर के कि कौन सा दिन उचित रहेगा उसके हिसाब से कर लेते हैं। बाकी डाउट क्लियरेंस रेगुलर बेसिस पर चलता है। दिन के समय में कोई भी आप डाउट पूछेंगे, जो लोग ग्रुप में आए हैं आप खुद ही ये चीज़ चेक कर सकते हैं, एक डाउट पूछ कर देखिए, तुरंत ही उसका रिप्लाई मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी टीम ऑनलाइन रहती है उस समय। कोई भी आप डाउट पूछना चाहते हैं, स्ट्रिक्टली ये शर्त है कि आपका डाउट यूपीपीएससी 2027 प्रीलिम्स से एसोसिएटेड होना चाहिए। प्रीलिम्स वाले ग्रुप में, प्रीलिम्स वाले डाउट क्लियरेंस में और मेंस वाले डाउट क्लियरेंस में वो डाउट मेन मुख्य परीक्षा से संबंधित होना चाहिए। जरूर हमारी टीम में से कोई उसका उत्तर देगा और पूरा प्रयास करेगा आपको आपकी शंका दूर करने का, ठीक है। 2027 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताई गई, अच्छे से देख लीजिए। मेनली क्रक्स पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। मैंने आपको बताया कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना है और उसकी आदत डालना है, लेकिन पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप आंसर राइटिंग में उतरिए। बेसिक कंप्लीट करने के बाद, बेसिक टेस्ट देने के बाद आप आंसर राइटिंग में उतर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फुल पेड बैच में अगर आपने ज्वाइन किया तो स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में आपको ऐड किया गया होगा, जिसमें स्ट्रैटेजी वीडियो डाला गया है, ठीक है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें करके दूसरा वीडियो हमने डाला होगा। क्लरिकल बातों के लिए डाउट क्लियरेंस ग्रुप, जैसे हमने आपको बताया, स्टडी मटेरियल में, वीडियो क्लासेस में कोई भी आपको डाउट है, इवन इस स्ट्रैटेजी में भी कोई भी आपको डाउट लग रहा है, आप उसमें पूछ सकते हैं, उसमें रिप्लाई किया जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वीडियो देख लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह कैसे ओपन करते हैं उसमें बताया गया, टेलीग्राम के फीचर्स बताए गए हैं, और इनिशिएटिव्स का लाभ लेने के लिए नोटिफिकेशन अपने पेड ग्रुप में ऑन रखिएगा। तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी बेसिक नोट्स और वीडियो लेक्चर आएंगे। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन 5 सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने होते हैं। नीचे टाइम प्लान आप लोग देख लीजिए। तो नोट्स के साथ वीडियो क्लासेस भी आएंगी। राज्य की 16 क्लासेस होंगी, इकोनॉमिक्स की 23 क्लासेस होंगी, विज्ञान की 40, ज्योग्राफी की 32 और हिस्ट्री की 30 क्लासेस होंगी। बिल्कुल सामान्य भाषा में, समझने वाली भाषा में समझाया जाएगा, क्योंकि बेसिक है, जब तक आप समझ नहीं डेवलप करेंगे तब तक आगे दिक्कत बनी रहेगी। हमने ऐसे ही हमारे शिक्षकों को हायर किया है जो आपको बुनियादी समझ डेवलप कर सकें, नींव मजबूत कर सकें। नींव एक बार मजबूत हो गई तो आप कितने भी कॉम्प्लेक्स कंटेंट को समझने की क्षमता डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस होंगी, पहले एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद अगले क्लासेस की वीडियो शुरू होंगी। मतलब पहले पॉलिटी चलेगी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। ये मिक्स नहीं करेंगे हम लोग, एक सब्जेक्ट को एक समय पर आगे बढ़ाते हुए चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास काफ़ी समय है। तो एनसीईआरटी को 140 वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर छोटी क्लास है तो कभी कभी 2 क्लासेस भी दी जा सकती हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है। एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज बेसिक टेस्ट सीरीज आपको देना है, 30 टेस्ट सीरीज हम लोग कराएंगे इसमें। इन टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान 4 मंथ बाद शेयर किया जाएगा। जब आपकी ये पूरी 140 क्लासेस हो चुकी होंगी तो हम बेसिक टेस्ट का टाइम प्लान शुरू करेंगे। लेकिन ये समझिए कि क्लासेस करते हुए आपको तैयार करते जाना है कि हमको टेस्ट भी देना है, टेस्ट देने के हिसाब से समझने की कोशिश करिए, तभी तो डाउट क्लियरेंस है। आप नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़े, आप वीडियो लेक्चर देखें, कोई चीज़ नहीं समझ में आई उसी समय डाउट क्लियर करिए, जिससे अगर कोई वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप सही कर सकें। एग्जाम का मतलब हमारे बेसिक टेस्ट में आ जाए तो आप उसको सही कर सकें। एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज बेसिक टेस्ट सीरीज होगी और एससीएस के समरी नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं। 4 मंथ में बेसिक एनसीईआरटी समरी कंप्लीट करना है। इसके वीडियो लेक्चर भी हमने दे दिए हैं, इसकी वीडियो क्लासेस भी दे दी है, इसीलिए समरी की वीडियो क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, जिससे समझने में आसानी रहे। समरी कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रुप में सब्जेक्ट वाइज समरी नोट्स शेयर किए जाएंगे, ठीक है। और जिसमें लगभग
6 मंथ पढ़ना रहेगा, मतलब दिसंबर 2026 तक आप इसको पढ़ते रह सकते हैं। तो एनसीईआरटी जैसे 4 मंथ कंप्लीट करिए, आप बेसिक टेस्ट दिए तो 4 मंथ में बेसिक एनसीईआरटी समरी कंप्लीट करने के बाद आपके ग्रुप में सब्जेक्ट वाइज समरी नोट्स शेयर किए जाएंगे। कंपाइलेशन लिस्टिंग ये थर्ड स्टेज में दी जाती है। कंपाइलेशन लिस्टिंग जो है ये थर्ड या पेनल्टीमेट स्टेज में दी जाती है। ये थर्ड स्टेज का मटेरियल है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि सर ये आप थर्ड स्टेज में ही क्यों दे रहे हैं, इसको पहले दे देते तो हम 10 बार पढ़ लेते हैं। ये इस तरीके की चीज़ें नहीं काम करती है। हर बार प्रीलिम्स होने के बाद एक असेसमेंट होता है उस पेपर का, उसमें हम लोग पूरी टीम जो है उसमें एनालिसिस करते हैं, हमारे कुछ विशेषज्ञ लोग हैं उसमें देखते हैं कि इस पेपर में क्या ट्रेंड बदला है, आगे हमें कौन से टॉपिक्स बढ़ाने की ज़रूरत है अपने स्टडी मटेरियल में, कौन से ऐसे टॉपिक जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं सब्जेक्ट में उसको हटा भी दिया जाए जिससे नोट्स एकदम क्रिस्प रहें, रेलिवेंट बने रहें। तो कुल मिला के कंटेंट की रेलिवेंसी चेक करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए, कंटेंट किस तरीके से और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही करा सके, उसको उस लेवल तक ले जाने के लिए पूरी टीम हमारी समय लेती है। तो दिसंबर 2026 में पेपर होगा पहले प्रीलिम्स का, उसके बाद ही हम ये आपको जो है डेवलप करते हुए दिखेंगे। डेवलप करने के बाद आपको ये एग्जाम से 2027 प्रीलिम्स एग्जाम के 4 मंथ पहले मिलेगा। और मैक्सिमम फायदा ये आपको देगा तभी क्योंकि इसमें हमारी पूरी विशेषज्ञता शामिल हो चुकी होगी, हमारे कंटेंट में पूरी जान हम लगा चुके होंगे कि वो शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे और एग्जाम रेलिवेंट रहे, जिससे कम से कम नोट्स पढ़ करके, कम से कम चीज़ें पढ़ करके मैक्सिमम चीज़ें आप रिटेन कर पाएँ और एग्जाम में 2027 में पहले ही कह सकते हैं प्रयास में उसको क्लियर कर सकें। तो थर्ड स्टेज का स्टडी मटेरियल है कंपाइलेशन लिस्टिंग। ये एग्जाम के 4 मंथ पहले ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 2026 के एग्जाम लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए रिवाइज और अपडेट करके दिया जाता है। करंट अफेयर के बारे में बात करें तो 1 साल का तैयार करना है, अभी 2 साल हैं तो मंथली देने का कोई मतलब नहीं है। मंथली करंट अफेयर आप जो है कह सकते हैं डेली बेसिस पर जो दिया जा रहा है अवेयरनेस के लिए पढ़ सकते हैं, फैक्ट आपको नहीं तैयार करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जो भी नोबेल प्राइज होंगे 2026 वाले ही, और हो सकता है 2026 वाले नोबेल पुरस्कार ही 2027 वाले पेपर में पूछे जाएंगे। अभी 2024 वाले या 25 वाले याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी जो लेटेस्ट वर्ल्ड कप होगा वही पूछा जाएगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो लेटेस्ट वाली याद करनी होती है। तो एग्जाम से 1 साल पहले करंट अफेयर रिलेवेंट होता है। 97 से 99% सवाल इसी से आ जाते हैं, 1 वर्ष के डेटा में से कुछ सवाल पुराने भी पूछ लेते हैं। तो 2027 में 2 साल हैं, इस वजह से करंट अफेयर आपके ग्रुप में नवंबर 2026 की मंथली करंट अफेयर से देना हम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी मंथली करंट अफेयर हम लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि फालतू बर्डन रहेगा। जब आपको तैयार नहीं करना है उस चीज़ को तो देने का कोई मतलब नहीं है। नवंबर 2026 से हम करंट अफेयर मंथली वाला डालना चालू करेंगे ग्रुप में। ठीक है, पेड क्विज भी शुरू होगी प्रीलिम्स के बाद से। 2026 प्रीलिम्स जब दिसंबर में हो जाएगा 6 तारीख को, उसके बाद से पेड क्विज के क्वेश्चंस कराना हम शुरू करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड को ऑब्जर्व करके। तब तक आप अपना एनसीईआरटी का बेसिक कंप्लीट करके रखिए, उसको करने में भी समय लगेगा। बिना ब्रेक के अगर आप चलेंगे तब भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको समय लग जाएगा। एनसीईआरटी बेसिक अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2027 एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, इसमें हमारा कमिटमेंट जो है वो 35 टेस्ट सीरीज का है जिसमें 20 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे और मतलब 20 यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 20 सेक्शनल टेस्ट होंगे। 35 टेस्ट सीरीज का शेड्यूल वही थर्ड स्टेज में हम आपसे साझा करेंगे। इसमें आप देख लीजिए कट ऑफ कैसा गया था, जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है मार्क्स भी लिखा हुआ है। 2023 में 125 मार्क्स गया था क्योंकि यहाँ पर एक बात यह भी थी कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट बहुत कम थी और पेपर भी एक जो है थोड़ा इजी मॉडरेट स्तर का आया था। 2022 पेपर एक अच्छे स्तर का था, यहाँ पर देखिए कट ऑफ गिरा। और 2024 में भी आप देख रहे हैं, देखेंगे कट ऑफ इसी के लगभग रहता है। जैसे हमने आपको बताया कि 90 से 95 क्वेश्चन इसमें पर्याप्त दिख रहे हैं। तैयारी के दौरान टारगेट किसका करना है, 105 से 108 सही क्वेश्चन का टारगेट करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये खुशी की बात है कि 130 से 135 सवाल स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में से, ओवरऑल मटेरियल में से, जिसमें हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी शामिल कर रहे हैं, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी शामिल कर रहे हैं, उसमें से 135 आते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप 80% आउटपुट भी देंगे तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। ये कट ऑफ लगातार गिरते हुए ट्रेंड में है, बीच में इसको छोड़ दे तो। कट ऑफ सामान्य श्रेणी के लिए हमने लिखा है क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग होता है, तो उसमें आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो 82 से 95 सवाल ये लगभग सही करने होते हैं। लक्ष्य निर्धारित 100 प्लस का ही करना है जिससे आप सेफ जोन में रहे, क्योंकि हमेशा ही आयोग की आदत है 1-2 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड निकल आते हैं, उसकी मॉडिफाइड की आती नहीं है। तो सेफ जोन में रहने के लिए अपने एफर्ट को बढ़ा लें, ज़्यादा अच्छा है बनिस्पत किसी संस्था को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि हम अपने एफर्ट को बढ़ा लें। टॉपिक वाइज देख लीजिए आप लोग, टॉपिक वाइज कैसा क्या आता है। तो टॉपिक वाइज में इतिहास में
25 प्रश्न आए थे 2024 में, 26 आए थे, फिर 26, फिर 24, तो इसमें 20 प्लस ही रहते हैं जनरली क्वेश्चंस। इकोनॉमी में 10 से लेकर 15 सवाल आते हैं। इकोनॉमी में भी दो टाइप के सवाल होते हैं, एक स्टैटिक होती है और एक करंट अफेयर की संबंधित इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमिक करंट ज़्यादा आता है यूपीपीएससी में, स्टैटिक कम आता है, लेकिन स्टैटिक भी आजकल आ रहा है। इस वजह से एनसीईआरटी में हमने मतलब पहले एनसीईआरटी हम लोग नहीं ज़्यादा फोकस करते थे इकोनॉमी की, लेकिन एनसीईआरटी अब स्टैटिक भी आ रहा है। एनसीईआरटी भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी स्टैटिक के लिए। करंट अफेयर में इकोनॉमी में क्या आता है भाई? करंट अफेयर में इकोनॉमी में आता है इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, राज्य का इकोनॉमिक सर्वे, जैसे उत्तर प्रदेश ने अब अपना इकोनॉमिक सर्वे भी पब्लिश करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश का बजट होता है, कई सारी रिपोर्ट्स होती हैं, इंडेक्सेस होते हैं, तो उसको कंपाइल करके पूरा डेटा दिया जाता है, उसको ज्ञान सर बकायदा तैयार करते हैं, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। राज्य व्यवस्था में 20 प्लस सवाल आजकल आ रहे हैं। भूगोल में 18 से लेकर 25 सवाल तक हो सकते हैं। और भूगोल में यहाँ पर तीनों ही भूगोल आती हैं, यानी कि इसमें भारत का भूगोल भी आता है, विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी भी आता है। ठीक है, तो सभी फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल, विश्व भूगोल सब कुछ इसमें आता है, ये पूरा आता है। अब 18 से 25 सवाल इसमें आ सकते हैं। करंट अफेयर मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इन्वायरमेंट करंट अफेयर और इन्वायरमेंट स्टैटिक बेसिक कंसेप्ट सब मिला करके 9 से 12 सवाल तक आ जाते हैं, कई बार 6 रहते हैं। यूपी करंट अफेयर से 5 लगभग प्रश्न आते हैं। ये एक ट्रेंड मैंने देखा है कि कभी कभी सिर्फ यूपी जीके में स्टैटिक पूछ लेते हैं, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के राजवंशों के बारे में, मिडविल पीरियड में उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट, वो सब पूछ लेते हैं। और कई बार सिर्फ करंट अफेयर पूछेंगे, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर तो पढ़ना ही है आपको। जीएस 5-6 में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल है, जीएस 6 में खास करके। तो करंट अफेयर उत्तर प्रदेश तो मंथली बेसिस पर अनिवार्य रूप से पढ़ना है, तो उसका फायदा प्रीलिम्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम करंट अफेयर जो लिखे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इसको कहा जाता है। नेशनल प्रश्न इंटरनेशनल करंट अफेयर यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम इसको बोलते हैं। इससे अगर देखें तो स्पेसिफिकली 22 से लेकर 30 सवाल तक आते हैं। और इकोनॉमिक करंट अफेयर, यूपी करंट अफेयर और हर करंट अफेयर को मिला दें तो 40 सवाल तक आपको करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। मिसलेनियस से 17 सवाल इस बार आए थे, और कभी कभी कम आते हैं, कभी कभी मिसलेनियस से ज़्यादा सवाल आते हैं। जब पेपर ज़्यादा फैक्चुअल होता है तो मिसलेनियस से ज़्यादा सवाल आते हैं, जब कम फैक्चुअल होता है तो कम आते हैं। प्रायोरिटी यहाँ पे दी हुई है। प्रायोरिटी देखिए, टॉपिक वाइज वेटेज का विश्लेषण हम देखें अगर, वैसे तो हम अभी बेसिक कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा कोई देखने का मतलब नहीं है। ये सेकंड स्टेज खत्म होने के बाद आप इसमें देखिएगा कि पहली प्रायोरिटी यहाँ पर किसको देनी है, करंट अफेयर की, क्योंकि यहाँ पर 40 सवाल करीब आपको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री की प्रायोरिटी देनी है, फिर जनरल साइंस को देना है, पॉलिटी को देना है, ठीक है, फिर ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी को प्रायोरिटी देना है। अच्छा, मैं साइंस टेक बताना भूल गया। साइंस टेक में आप देखें अगर, साइंस टेक में 21 से लेकर 25 प्रश्न आते हैं, और इसमें भी कुछ करंट अफेयर के भी सवाल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी है। सबसे आखिरी प्रायोरिटी यूपी जी के यूपी करंट अफेयर को देना है, लेकिन यूपी करंट अफेयर पढ़ना है ही, इसका कोई भी तोड़ नहीं, क्योंकि करंट अफेयर आप यूज करेंगे जीएस पेपर 6 में, जीएस पेपर 5 में। अगर देखिए कुछ बेसिक समस्याएं लोग सामना करते हैं। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पहली बार ज्वाइन किया है, टेलीग्राम आधारित ग्रुप जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो टेलीग्राम जो ऐप है उसके फीचर्स आप समझिए। टेलीग्राम की समस्याएं क्या रहती हैं, जैसे कई बार जो कैश मेमोरी ज़्यादा फुल हो जाती है, तो टेलीग्राम की सेटिंग में जाकर डेटा और स्टोरेज में जा करके स्टोरेज डेटा को ऐसे क्लीन कर दीजिए। स्टोरेज डेटा में क्लियर कैश पर जा करके डेटा और कैश हटा दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि टेलीग्राम फ्रेश जैसा चलने लगेगा। पीडीएफ आपको दोबारा डाउनलोड करनी पड़ सकती है, कंटेंट दोबारा डाउनलोड करना पड़ सकता है, लेकिन वो अच्छे से चलने लगता है। कभी कभी पुराना वर्जन इंस्टॉल रहता है तो उसमें कुछ बग्स आ जाते हैं। प्ले स्टोर से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। एप्पल की डिवाइसेस यूज करते हैं, अगर आप आईपैड वगैरह से पढ़ते हैं तो ऐप स्टोर में जाकर के अपने टेलीग्राम बैच को टेलीग्राम मतलब कह सकते हैं ऐप को अपडेट कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन पर। ये करना है आपको कुल मिला करके। बाकी कोई समस्या हो, डिस्कशन ग्रुप है ही, डाउट क्लियरेंस ग्रुप है, कोई भी आपको समस्या आती है आप उसमें पूछिए, ये सब बातें भी हम सॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट्स की समस्याओं के लिए लगातार तत्पर हैं। अगर आप फी पे करके हमको आए तो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम अच्छे तरीके से निभाते हैं। कोर्स के पहले दिन से ले करके आखिरी दिन तक ये जिम्मेदारी हमारी बनी रहती है कि स्टूडेंट्स हमारे पढ़ने में कोई भी समस्या ना फेस करें। ठीक है। सी सैट स्टडी मटेरियल के बारे में देखें तो अभी हमने नहीं दिया है सी सैट के लिए, लेकिन स्टडी मटेरियल हम देंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, 4 महीने बाद ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी जब आप बेसिक कर चुके होंगे तो सी सैट का हम देना शुरू करेंगे, जो आप सेकंड स्टेज में पढ़ सकते हैं। फिर यूपीपीएससी मेंस 2027 का जीएस का फाउंडेशन बैच जो है, इसमें हमने जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक के प्रीवियस ईयर पेपर दे दिए हैं।
मॉडल उत्तर एनालिसिस वीडियो सहित दे दिए हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसको सेकंड स्टेज में ही देखिएगा। यानी कि आप बेसिक कंप्लीट कर चुके हो, बेसिक आप कंप्लीट कर चुके हो और बेसिक टेस्ट दे चुके हो। जब आप जीएस का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू एनालिसिस देख सकते हैं यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर्स का। ठीक है, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक के 107 पॉइंट्स का सिलेबस है। जिन लोगों ने मेंस ग्रुप लिया है तो हर पॉइंट एक एक दिन के गैप में करके दिया जाएगा। सभी पॉइंट्स को लगभग 7 महीने में हम मेंस ग्रुप में कवर करा देंगे, जो लोग भी इंटीग्रेटेड पेड बैच में आए हैं। अब देखिए टोटल पॉइंट्स कितने कितने, जीएस 1 में 15 बिंदु हैं, जीएस 2 में 22 पॉइंट्स हैं, जीएस 3 में 18 पॉइंट है, जीएस 4 में 8 पॉइंट्स हैं, जीएस 5 में 21 पॉइंट है, जीएस 6 में 23 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक अच्छा खासा सिलेबस है और जब से जीएस 5 6 जुड़ा है तो आपको अच्छी खासी मेहनत और जो है कंटेंट रिवीजन में करनी पड़ती है। तभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला स्टेज 4 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे, बेसिक टेस्ट दे देंगे, तब आप सेकंड स्टेज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब काफ़ी समय सेकंड स्टेज में आप ले सकते हैं ये पूरा तैयार करने के लिए। जीएस के पॉइंट वाइज मटेरियल 4 मंथ बाद यानी 1 जुलाई 2026 से देना हम शुरू करेंगे आपके इंटीग्रेटेड पेड बैच में। तब तक आप लोग बेसिक एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके होंगे। मेंस आंसर राइटिंग 6 मंथ बाद शुरू की जाएगी ग्रुप में। यूपीपीएससी मेंस 2027 के लिए करंट अफेयर के नोट्स सितंबर 2026 से हम लोग देना शुरू करेंगे और प्रीलिम्स के लिए कब से, नवंबर 2026 से। यूपीपीएससी मेंस 2027 जनरल हिंदी का जो फाउंडेशन बैच जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, पिछले वर्षों के पेपर एनालिसिस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। समान हिंदी से संबंधित टॉपिक की सामग्री को देखते हुए वीडियो क्लास के साथ एक एक करके दिया जाएगा। मतलब जो भी समान हिंदी में आपको थ्योरी स्टडी करना है, थ्योरी के साथ वीडियो क्लास दी जाएगी, उसको एक एक करके आप स्टडी करिए। ये कब करना है, कब करना चाहिए, ये आपके विवेक पर आधारित है। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि इसको भी सेकंड स्टेज के लिए रखिएगा। अगर फर्स्ट स्टेज में आपको समय मिलता है, जैसे कुछ लोग अच्छे छात्र हैं जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है अपना पहला स्टेज का जो मटेरियल है जो आपको 4 मंथ में कंप्लीट कर रहा है, हो सकता है 2.5 मंथ 2 मंथ में आप लोग कंप्लीट कर लें, तो इसको जो है आप समान हिंदी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिनका इंटरेस्ट है वो लोग तो पढ़ ही रहे होंगे। तो समान हिंदी में छोटा सिलेबस है, बहुत कम इसमें पॉइंट्स हैं, तो अध्ययन सामग्री के टॉपिक्स को हम वीडियो क्लासेस के साथ देंगे। बहुत ज़्यादा 15 घंटे तक की रिकॉर्डिंग होगी, आप कई बार तैयार कर लेंगे पूरी कोर्स ड्यूरेशन के दौरान। और सेकेंड स्टेज में आने के बाद आपको आंसर राइटिंग हिंदी की कराई जाएगी, जो हमारी टेस्ट सीरीज का कमिटमेंट है। हिंदी में टॉपिक्स देख लीजिए क्या क्या है। दिए गए खंड का अवबोध प्रश्न उत्तर, इसमें 2 गद्य आते हैं। इसमें संक्षेपण लिखने के लिए आता है, सारांश लिखने के लिए आता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आता है, संक्षेपण आता है, सरकारी और सरकारी पत्र लेखन आता है। इसमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे तार लेखन, कार्यालय ज्ञाप होता है, कार्यालय आदेश होता है, अधिसूचना परिपत्र वगैरह होता है। उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सब कुछ ग्रामर वाला पार्ट है। इसमें अगेन कई सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ सकती हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें रोट लर्निंग वाली हैं, इसमें भी है, कई सारी चीज़ें रटना होता है। वो पूरी सामग्री हम देंगे, रटना भी आसान बनाएंगे आपको समझाते हुए। हमारी एक्सपर्ट एजुकेटर है, वो आपको हिंदी में वीडियो क्लासेस जो देंगी, अगर आप ध्यान समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा। दिए गए असमान हिंदी का टॉपिक वाइज नोट्स और उसके वीडियो हर 15 दिन में एक एक करके ग्रुप में आएगा। यानी हर 15 दिन में एक एक, जैसे प्रथम खंड का 15 दिन में आ जाए, मतलब ये दिए गए खंड का अवबोध प्रश्नोत्तर, इसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा 15 दिन में। 15 दिवस बाद संक्षेपण कैसे करें, इसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। फिर सरकारी सरकारी पत्र के वीडियोस मिलने लगेंगे। तो हर 15 दिन में आप पढ़ सकते हैं हिंदी। कोई भी आप दिन आप डिसाइड कर लीजिए, जिस भी दिन आपका हिंदी का वीडियो लेक्चर आएगा, हिंदी के नोट्स आएंगे, उस दिन आप जीएस वाला रोक दीजिएगा, उस दिन पूरा हिंदी पर ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे एक पूरा क्रम बन जाएगा कि सारी चीज़ें आप समयबद्ध तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। कोई भी चीज़ आपको एक साथ बैठ करके तैयार नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों के साथ कि जब एकदम एग्जाम नज़दीक आ जाता है, आपको लगता है कि एक एक दिन में क्या क्या तैयार करें। ऐसा नहीं होगा अगर आप इसी प्लान के हिसाब से, हमारे प्लान के हिसाब से चलेंगे। जिस भी दिन हिंदी के वीडियो लेक्चर आए, हिंदी के टॉपिक अपलोड हो, थ्योरी अपलोड हो पीडीएफ में, उस दिन आप जीएस वाला कंटेंट पढ़ना रोक करके पूरा दिन आप हिंदी पढ़िए। फिर 15 दिन बाद आएगा। यूपीपीएससी 2027 प्रीलिम्स में मटेरियल कैसे कैसे मिलना है। शुरुआत के 4 मंथ में बेसिक एनसीईआरटी मिलनी है, जैसे हमने आपको बताया 1 मार्च 2026 से ग्रुप में। और एनसीईआरटी समरी नोट्स कंप्लीट होने के बाद जो है 30 बेसिक टेस्ट कराएंगे। 1 जुलाई 2026 से टेस्ट शुरू हो जाएंगे। किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, इसका शेड्यूल मिल जाएगा। एनसीईआरटी एससीएस समरी नोट्स जो है हर सब्जेक्ट के दिए जाएंगे, सितंबर 2026 में दिया जाएगा। यूपीपीएससी 2027 प्रीलिम्स एग्जाम से लगभग 4 महीने पहले कंपाइलेशन लिस्टिंग आएगी। जो भी प्रीलिम्स की एग्जाम डेट हो उससे 4 महीने पहले हम दे देंगे। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए मंथली करंट अफेयर नवंबर 2026 से हम देना शुरू करेंगे। किस मंथ से एग्जैक्टली पढ़ना है वो एग्जाम डेट डिसाइड करेगी। पेड क्विज के क्वेश्चंस कराना हम 1 जनवरी 2027 से शुरू करेंगे। हमारा कमिटमेंट नोट कर लीजिएगा। इसी कमिटमेंट के हिसाब से
किया जाएगा। जैसे कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो पहले ही हमने सारी डेट्स लिख करके दे दी हैं, बिना कोई क्वेरी किए आपके ग्रुप में इस निर्धारित तारीखों पर ये कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2027 के लिए टेस्ट सीरीज एग्जाम से लगभग 4 महीने पहले थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में दी जाएगी। यूपीपीएससी मेंस 2027 में जो लोग आए हैं, पेड बैच शुरू होते ही मेंस के जीएस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2018 से 2024 तक, उसकी डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस दे दी गई है ग्रुप में शुरू होते ही, क्योंकि कुछ तो हम देंगे ही। ये ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। जो लोग प्री मेंस वाले में हैं, प्री का पहले करिए बेसिक 4 मंथ और फिर बेसिक टेस्ट दीजिए। ये आपके ग्रुप में अपलोडेड रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। जब आप सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आए, इसको पढ़ना शुरू कर लीजिए आप। 4 मंथ के बाद जीएस के पॉइंट वाइज स्टडी मटेरियल हम देना शुरू करेंगे। 1 जुलाई 2026 से ये शुरू होगा। समान हिंदी में प्रीवियस ईयर के एनालिसिस हम देना शुरू कर रहे हैं, ग्रुप में शुरू होते ही मिलेगा। समान हिंदी से संबंधित अध्ययन सामग्री और सिलेबस को हम लोग हर 15 दिन में देंगे। जैसे हम शुरू करेंगे, 1 जुलाई को पहला आएगा, 15 जुलाई को, फिर 30 जुलाई को, इस तरीके से होगा। और यूपीपीएससी मेंस 2027 के लिए आंसर राइटिंग 6 महीने बाद शुरू होगी। जिस भी डेट पर आपका ग्रुप शुरू हुआ है, 6 मंथ बाद शुरू होगी, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आप बेसिक पढ़ चुके होंगे, बेसिक का टेस्ट दे चुके होंगे और इंटरमीडिएट स्टेज में मेंस का स्टडी मटेरियल काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे। तब आपके लिए सही समय होगा आंसर राइटिंग शुरू करने का। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी है। आई थिंक मैंने सब कुछ आपको क्लिस्टर क्लियर समझा दिया है हमेशा की तरह। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, हमेशा ही डिस्कशन ग्रुप ओपन है, कोई भी आप डाउट पूछिए। डाउट क्लियरेंस का ग्रुप ओपन रहता है। दो 2027 के लिए डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आपको ऐड किया गया होगा। कोई भी आप डाउट पूछिए, उसमें हमारी टीम जवाब देगी। मैं भी उसमें एक्टिव रहता हूँ, ज्ञान सर खुद उसमें एक्टिव रहते हैं कई बार। तो कोई भी आपका डाउट है उसमें आप पूछिए, सब कुछ आपको जवाब दिया जाएगा, बशर्ते आपका सवाल यूपीपीएससी 2027 से कनेक्टेड होना चाहिए, आपके सिलेबस से। सारे डाउट्स यहाँ पे बताए जाएंगे। अगेन जैसे मैंने बताया कि सब कुछ बता दिया गया है। कोई भी आपका डाउट बचता है, आप स्ट्रैटेजी वीडियो खत्म करने के बाद अपने ग्रुप में डाउट क्लियरेंस में पूछ सकते हैं। ठीक है।